हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, आपकी डिमांड थी बहुत ज़्यादा कि मैम दूसरे सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट कर दो। कॉमर्स है, ईवीएस है, एफसी तो मैंने स्टार्ट किया है, बिजनेस कम्युनिकेशन भी बोला है आपने स्टार्ट करने। और जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम जो है एक एक सब्जेक्ट पर आना शुरू करेंगे। तो आज बच्चों मैं आपके लिए लिख रही हूँ हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज़, जो कि हमारे F5 BCom के लिए है। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के लिए ये सब्जेक्ट होता है आपका। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज़ F5 BCom सेम 1। किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है बच्चों उसके मीनिंग को जानना एग्जैक्टली कि क्या एग्जैक्टली वो सब्जेक्ट किस बारे में है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ डेफिनेटली एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा। इसके अंदर हमने स्कूल्स में भी कई बार पढ़ा है। कॉलेज में जो है एक लेवल थोड़ा सा आगे होता है हमारी ईवीएस की जो स्टडी है, मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये जो टर्म दिया है यहाँ पर एनवायरनमेंट, बच्चों समझने की कोशिश करते हैं उसका मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। एनवायरनमेंट हमने हमेशा सुना है, एनवायरनमेंट एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब होता है आसपास का सराउंडिंग। हिंदी में अगर मैं बताऊँ आपको तो हिंदी में उसका मीनिंग हो सकता है वातावरण। तो एनवायरनमेंट इज डिराइव फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच वर्ड, यानी कि एक फ्रेंच वर्ड है जो कि है एनवायनर। एक फ्रेंच वर्ड है एनवायनर जिससे डिराइव किया गया है एनवायरनमेंट। क्या डिराइव किया गया है? एनवायरनमेंट, विच मीन्स टू सराउंड, एनक्लोज एंड एनसर्कल, जिसका मतलब होता है आसपास का माहौल या वातावरण जो होता है उसको हम बोलते हैं बच्चों एनवायरनमेंट। तो फ्रेंच टर्म है एनवायनर। बच्चों आपको ईवीएस में जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो होते नहीं हैं, आपका मैप होता है और मैप के साथ साथ आपको होते हैं आपके ब्रीफ क्वेश्चंस। तो कहीं ना कहीं आप जब आंसर लिखते हो तो ये और ज़्यादा एडेड एडवांटेज हो जाता है आपके लिए जब आप एग्जैक्टली बताते हो कहाँ से ये टर्म डिराइव किया गया है। तो आपके आंसर्स की मार्क्स का जो वेटेज है वो और ज़्यादा इसमें बढ़ जाता है जब आप उसकी ब्रीफ हिस्ट्री से स्टार्ट करते हो किसी भी आंसर को। नेक्स्ट है इट कैन बी डिफाइंड एज नेचुरल सराउंडिंग्स। उसके साथ साथ उसको बोला जा सकता है नेचुरल सराउंडिंग्स, यानी कि जो वातावरण जो नेचर के हिसाब से, जो नेचर के थ्रू अवेलेबल है। नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, उन ऑर्गेनिज्म के, उन जीवों की बात चल रही है यहाँ पर, विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कहीं ना कहीं डायरेक्टली उन जीवों की या इनडायरेक्टली ग्रोथ जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है उस ऑर्गेनिज्म का, उसको इम्प्रूव करती है। तो वो है हमारा नेचुरल सराउंडिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो है हमारा टर्म एनवायरनमेंट। तो बेसिकली एनवायरनमेंट का मतलब होता है अगेन नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। उन ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं हम अपने आसपास जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इसी के साथ साथ बोला गया है इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स दैट कंपोज द सराउंडिंग्स ऑफ मैन। यानी कि एनवायरनमेंट का मतलब ये भी होता है एक सम टोटल होता है। टोटल किस चीज़ का होता है? लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स कौन हो गए? इंसान के आसपास के सराउंडिंग में जितने भी एनिमल्स होंगे, बर्ड्स होंगे, जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं उसको इंक्लूड किया गया है और नॉन लिविंग को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये सारी चीज़ों को मिलकर जो सराउंडिंग बनता है एक मैन के लिए, वो होता है हमारा एनवायरनमेंट। लास्ट पॉइंट हमको बोलता है इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द सराउंडिंग्स इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑपरेट्स। ऐसा सराउंडिंग, ऐसा वातावरण जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव जो है वो रहता है। किसके साथ साथ इंक्लूड किया गया है आपका यहाँ पर, जो कि है एयर, वाटर, लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज बच्चों वो होते हैं जो हमको नेचर के थ्रू अवेलेबल है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा इसका वाटर, जो कि नेचुरल रिसोर्स है, नेचर से हमको मिलता है। वी हैव फ्लोरा एंड फौना, जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं हमारे। ह्यूमंस एंड देयर इंटर रिलेशंस, यानी जितनी भी लिविंग बींग्स हैं, नॉन लिविंग बींग्स हैं, उनका आपस में जो इंटर रिलेशंस होता है जो कि सराउंडिंग में है, तो वो होता है हमारा एनवायरनमेंट। वो होता है बच्चों हमारा एनवायरनमेंट। तो ये था सिंपल सा मीनिंग एनवायरनमेंट का। बच्चों जो नोट्स हैं वो हमने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया है ईवीएस के, तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो अगर इजी लैंग्वेज में आपको आंसर लिखना हो या नोट्स बनाना हो तो। अब इसी के साथ साथ बोला गया है इन हिंदू माइथोलॉजी जो है पंच महाभूते,
आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। द बेसिक एलिमेंट्स जो पंच महाभूत है, वो बेसिक एलिमेंट्स हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से क्या है बच्चों? वो है हमारा अर्थ, वाटर, एनर्जी, एयर एंड स्काई। तो इसको बोलते हैं पंच महाभूत। These are naturally formed surroundings, also called as natural environment. इनको नेचुरली फॉर्म सराउंडिंग यानी एनवायरनमेंट में ये नेचर की वजह से अवेलेबल है, नेचुरली अवेलेबल है, आर्टिफिशियली नहीं है, हमने क्रिएट नहीं किया है। इंसान ने, क्या इंसान ने बनाया है अर्थ को, एनर्जी को, वाटर को, एयर को, स्काई को? नहीं, ये चीज़ें जो है वो हमें नेचर से मिली है, अवेलेबल मिली है, रेडिली अवेलेबल थी ये सारी चीज़ें हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, इसीलिए इनको बोला जाता है दे आर अ पार्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आता है बच्चों मैन मेड फीचर्स। मैन मेड फीचर्स या मैन मेड एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो मैन ने, जो ह्यूमन बींग्स ने खुद क्रिएट किया है। फॉर एग्जांपल हमने बिल्डिंग्स बनाए हैं, हमने हाउसेस बनाए हैं, उसी के साथ साथ हमने रोड्स एंड रेल्स बनाए हैं, डैम्स एंड कैनल्स बनाए हैं, कल्चरल फीचर्स दिए हैं हमने, उसके साथ साथ व्हीकल्स है, ऑफिसेस है, इलेक्ट्रिक पोल्स है, प्लेग्राउंड्स है, गार्डन्स है एंड सो ऑन। और भी सारी चीज़ें हैं जो हमने क्या की है, क्रिएट की। तो जो ह्यूमन बीइंग क्रिएट करता है, जो मैन क्रिएट करता है एनवायरनमेंट को, उसे हम बोलते हैं कल्चरल एनवायरनमेंट। तो दो मेजर एनवायरनमेंट है बच्चों, एक है नेचुरल एनवायरनमेंट जो कि नेचर से अवेलेबल है, दूसरा एनवायरनमेंट जो है वो मैन मेड एनवायरनमेंट है जिसको हम कल्चरल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। अब नेचर एंड स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट। नेचर एंड स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट में अब ये जो एनवायरनमेंट है इसका क्या स्कोप है, कहाँ तक इसकी पहुँच है, कहाँ तक रीच है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है, वो हम पढ़ेंगे। आवर सराउंडिंग्स इंक्लूड फॉरेस्ट, हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है जहाँ हम रह रहे हैं इस वक्त, तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। फॉरेस्ट है, हमारी कंट्री में भी है, रिवर्स है, माउंटेन्स है, डेजर्ट है, इसी के साथ साथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स, या तो कहीं पर सिंगल या इंडिविजुअली ये चीज़ें अवेलेबल है, या तो कहीं पर इन सारी चीज़ों का एक मिक्सचर, एक कॉम्बिनेशन है जो अवेलेबल है जिस सराउंडिंग में हम रह रहे हैं। मोस्ट ऑफ अस लिव इन लैंडस्केप्स, हम जो है वो लैंडस्केप यानी लैंड पर रहते हैं, दैट हैव बीन हेविली मॉडिफाइड, जिसको मॉडिफाई किया है, किसने मॉडिफाई किया है, ह्यूमन बीइंग ने किया है। गांव को बनाया है, शहर को बनाया है, सिटीज़ को बनाया है, टाउन्स क्रिएट किया है। तो ये सारी जगहों पर जहाँ पर हम रहते हैं हम उसको लैंडस्केप बोलते हैं, जिसको बनाया है ह्यूमन बींग्स ने। But even those of us who live in cities get a food supply from surrounding villages. बावजूद इसके कि हम शहरों में रहते हैं फिर भी हमको हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है, जैसे हमारे फूड का सप्लाई जो है वो हमको कहाँ से आता है, विलेजेस से आता है, गाँव से आता है। We use water to drink and other day-to-day activities. We breathe air, we use resources from food which is made. तो बेसिकली हम जो पानी पीते हैं डेफिनेटली वी यूज़ वाटर टू ड्रिंक, हम जो पानी है उसका इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, और भी कई सारी एक्टिविटीज़ के लिए, नहाने के लिए, कपड़े बर्तन धोने के लिए। तो हम जो ये नेचुरल रिसोर्स है इसका यूज़ कर रहे हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए। उसी के साथ साथ हमको एयर की भी ज़रूरत है हमारे ब्रीदिंग के लिए। वी यूज़ रिसोर्सेज फ्रॉम विच फूड इज़ मेड, और भी चीज़ें हैं जिसका हम यूज़ करते हैं जिससे खाना बनाया जाता है। जैसे अगर हम एनर्जी की बात करें तो डेफिनेटली हमको गैस की ज़रूरत है अगर हमको खाना बनाना है तो कुछ चीज़ें नेचुरली अवेलेबल है, कुछ चीज़ें मैन मेड है जो हमने बनाई है हमारे यहाँ पर सहूलियत के लिए। Next, it is saying that our dependence on nature is so great that we cannot continue to live without protecting the earth's environmental resources. अब ये जो नेचर है, नेचर के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि हम नहीं बोल सकते हैं कि हमको नेचुरल एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं है या सिर्फ कल्चरल एनवायरनमेंट पर ही हमारी डिपेंडेंसी है। हमारी डिपेंडेंसी नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होगी, जैसे वाटर एक नेचुरल रिसोर्सेज है, एयर एक नेचुरल रिसोर्सेज है जो ब्रीदिंग के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की हमको ज़रूरत है जो हमको सन से मिलती है, तो ये नेचुरल चीज़ें अगर अवेलेबल नहीं होगी तो डेफिनेटली हमारा काम यहाँ पर नहीं बनेगा।
Further, it is saying that environment is not a single subject, it is an integration. Environment जो है, अगर हम बात करें बच्चों, तो सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ environment एक सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन है. इंटीग्रेशन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स है. तो कौन से सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है बच्चों? वो है साइंस का और हमारे सोशल साइंस का. सोशल साइंस जो हमारे हिस्ट्री ज्योग्राफी होते हैं और साइंस जो है हमारा विज्ञान जिसको हम बोलते हैं. तो इन तीनों ही चीज़ों का क्या है? हमारा एनवायरनमेंट जो है एक कॉम्बिनेशन है. To understand the different aspects of our environment, we need to understand biology. हमको जब environment के बारे में पढ़ना है तो हमको अलग अलग जो subjects के combination है उसके बारे में knowledge होना बहुत ज़रूरी है. जैसे हमको थोड़ा knowledge biology का होना चाहिए, chemistry का होना चाहिए, physics का होना चाहिए, geography का होना चाहिए, resource management के बारे में हमको पता होना चाहिए, economics and population issue. तो कहीं ना कहीं social science और उसके साथ साथ science का combination है, single subject नहीं है. तो इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है. Thus, the scope of environmental studies is extremely wide and covers some aspects of nearly even every major discipline. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो स्कोप है हमारे environmental studies का बहुत ज़्यादा वाइड है, यूज है, क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं मल्टीपल सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है. यहाँ जो मेजर डिसिप्लिन बोला गया है, यानी कि डिसिप्लिन में आता है जैसे आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, राइट, इसको डिसिप्लिन भी बोला जाता है. सिमिलरली जो है ये जो हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं इनका कॉम्बिनेशन है एनवायरनमेंट, इसलिए डिफरेंट डिसिप्लिन डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखकर चलना होता है हमको. We live in a world in which natural resources are limited. हम एक दुनिया में ऐसा रह रहे हैं जहाँ पर natural resources है जो हमको nature से मिले हैं वो क्या है? Limited है. Water, air, soil, minerals, oils, the product we get from the forest, grasslands, oceans and from agriculture and from livestock are all part of a life support system. Without them life itself will be impossible. तो basically जो natural resources है ये भी तो limited है ना, लेकिन हम उसको क्या करते हैं? हम उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, हम उनका ओवर यूज़ करते हैं. तो कहीं ना कहीं जब ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ये ख़त्म होने आ जाएंगे ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा? अ लाइफ विल बी इम्पॉसिबल विदाउट द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट. अब आता है बच्चों हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर एक डायग्राम है जो आपके टेक्स्ट बुक से ही मैंने क्लिक करके इसके अंदर यूटिलाइज़ किया है उसको. तो एनवायरनमेंट जो है उसके दो पार्ट है बच्चों. एक तो आता है जैसे मैंने आपको बोला है नेचुरल एनवायरनमेंट जो नेचर से अवेलेबल है फिजिकली. दूसरा आता है हमारा कल्चरल या मैन मेड एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट फिर आगे जाके बाइफिकेट होता है हमारे एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर और हमारे बायोटिक फैक्टर्स में. अब बायोटिक में आता है हमारा लोकेशन, रिलीफ, जियोलॉजी, क्लाइमेट एंड एनर्जी. अबायोटिक फैक्टर्स थे हमारे ये. बायोटिक फैक्टर्स में होता है हमारा सॉइल्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड आर ह्यूमन बींग्स. सो बेसिकली ये लिविंग फैक्टर्स होते हैं और ये नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं. अगर हम मूव ऑन करें हमारे कल्चरल या मैन मेड एनवायरनमेंट की तरफ, तो बच्चों सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल, दीज आर दी एनवायरनमेंट विच आर बीइंग मेड बाय मैन, जिसको इंसान ने बनाया है इसलिए वो कल्चरल एनवायरनमेंट है. और जो नेचुरली अवेलेबल है इसीलिए उसको बोलते हैं हम नेचुरल या फिजिकल एनवायरनमेंट भी बोला जा सकता है. बच्चों कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि आपको ब्रीफ आंसर लिखना है फिजिकल एनवायरनमेंट पे. तो आप बोलोगे फिजिकल एनवायरनमेंट तो हमने पढ़ा ही नहीं है. हमने डेफिनेटली पढ़ा है क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वही हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है और मैन मेड एनवायरनमेंट ही हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट है. थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हम इस एनवायरनमेंट के बारे में. सबसे पहले आता है हमारा लोकेशन जो कि हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है. लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन जब हम बोलते हैं तो बेसिकली हम एक जगह के बारे में बात करें, किसी स्पेसिफिक जगह या किसी स्पेसिफिक पोजीशन के, या तो इंसान की पोजीशन या उस चीज़ की पोजीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो लोकेशन इज़ अ प्लेस विच ऑल्सो रेफर्स टू साइट, सिचुएशन एंड पोजीशन ऑफ द एनवायरनमेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. यानी अर्थ के ऊपर एग्जैक्ट अगर हमको किसी चीज़ की लोकेशन जाननी होगी, किसी चीज़ की पोजीशन जाननी होगी कि वो कहाँ पर है, तो उसको बोलते हैं हम लोकेशन. उसको बोलते हैं हम लोकेशन. वो साइट कहाँ है, वो पोजीशन कहाँ है, चाहे किसी इंसान की पोजीशन या लोकेशन जाननी है हमको या किसी चीज़ की पोजीशन या लोकेशन जाननी होगी हमको, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लोकेशन. अब इसके अंदर बच्चों दो
इम्पॉर्टेंट लोकेशन के अंदर दो सब डिविजन्स है जो हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। एक आता है हमारा एब्सोल्यूट लोकेशन, एक आता है हमारा रिलेटिव लोकेशन। बच्चों एब्सोल्यूट लोकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूटली परफेक्ट, यानी एकदम सही लोकेशन, एकदम करेक्ट लोकेशन। हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं अपने घर पर, यस, तो हम जब ऑर्डर करते हैं तो कहीं ना कहीं जो ऑर्डर लेकर आता है वो एग्जैक्ट हमारी लोकेशन पर आता है, वो होता है हमारा एब्सोल्यूट लोकेशन। एब्सोल्यूट लोकेशन जो है वो क्या होता है बच्चों, करेक्ट लोकेशन। ये वो लोकेशन है जहाँ पर आपने अगर कोई ऑर्डर किया है डिलीवरी के लिए तो एग्जैक्ट आपके घर के पास ही आ रहा है, किसी और के घर पे जाके डिलीवर नहीं कर रहा, राइट, क्योंकि आपने उसके अंदर अपना ही एड्रेस डाला है, तो वो करेक्ट लोकेशन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने एंटर किया 123 मेन स्ट्रीट और आगे जो है आपका एड्रेस आपने वो एंटर कर दिया वहाँ पर, तो होम डिलीवरी एट एग्जैक्ट लोकेशन, तो ये एक एग्जाम्पल है आपके एब्सोल्यूट लोकेशन का। अब बच्चों अगर आप जंगल में हो, अगर आप ओशन में हो, तो आप कैसे अपनी लोकेशन बताओगे, राइट। तो एब्सोल्यूट लोकेशन वहाँ पर कैसे काम आता है, तब बच्चों ज़रूरत पड़ती है हमको लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की ऑन दी अर्थ्स सरफेस। वहाँ हमको बच्चों ज़रूरत पड़ती है लैटिट्यूड या लॉन्जिट्यूड की। जब हम ओशंस के अंदर होंगे, अगर हम जंगलों पर है, पहाड़ों पर है, तो वहाँ तो लोकेशन आप कहीं पर कोई एड्रेस डाल ही नहीं सकते हो ना, तो वहाँ पर एब्सोल्यूट लोकेशन कैसे चलेगी, तो वहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड जो है उसका इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप समुद्र में हो, अगर आपको डायरेक्शन जानना होगा ओशन के अंदर, तो बोट इज 30 डिग्री नॉर्थ एंड 50 डिग्री वेस्ट, राइट। तो इस तरीके से लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का इस्तेमाल करते हुए आपको समझ में आ सकता है कि आपकी लोकेशन फॉरेस्ट में या फिर आपकी लोकेशन ओशन में या पहाड़ों पर हो, तो वहाँ पर लोकेशन लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के बेसिस पे डिसाइड होता है। अगर हम बात करें रिलेटिव लोकेशन की, तो इट इज़ मोर मीनिंगफुल इन द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। इट इज़ गिवन विथ रेफरेंस टू सम अदर नोन फीचर। रिलेटिव लोकेशन यानी कि ये आपको एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में तो नहीं बताएगी, लेकिन कहीं ना कहीं नियर बाय लोकेशन। फॉर एग्जांपल अगर रिलेटिव लोकेशन जानना है, समझ लो किसी ने आपको पूछ लिया कि आपका घर कितनी दूरी पर है, तो आप बता दोगे स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पर है। अगर आप बोलते हो कि मेरा घर जो है वो नॉर्थ या वेस्ट साइड में आता है, तो ये भी आप रिलेटिव लोकेशन बता रहे हो, क्योंकि एग्जैक्टली आप अपना लोकेशन नहीं बता रहे हो। आपने बोल दिया स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पर है मेरा घर, तो वो होता है आपका रिलेटिव लोकेशन। अगर आपने बोल दिया 1 मील दूर है, अगर आप मील में बात करें, एक मील जो है मेरा घर जो है वो स्टेशन से दूर है, तो वो भी आपने कौन सी लोकेशन दी, रिलेटिव लोकेशन दे दी। 5 मिनट्स ड्राइव हेडिंग नॉर्थ फ्रॉम द स्कूल, यानी कि मेरे नॉर्थ से अगर आप ड्राइव करते आओगे मेरे घर की तरफ, तो सिर्फ 5 मिनट्स की ही दूरी पर है। और इस तरीके से जब आप एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं दे रहे हो, कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं दे रहे हो, तो ये हो जाता है हमारा रिलेटिव लोकेशन। तो ये बच्चों 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए लोकेशन के अंदर, बिकॉज अगेन जब हम हमारा मैप करेंगे तो मैप के अंदर हमको कुछ चीज़ें पता होना ज़रूरी है, एब्सोल्यूट एंड योर रिलेटिव लोकेशन। रिलीफ जो होता है दैट इज़ अप्स एंड डाउन्स ऑफ द अर्थ्स सरफेस। तो बच्चों यहाँ पर मैंने एक इमेज जो है वो एंटर किया है, तो अप्स एंड डाउन्स ऑफ द अर्थ सरफेस ये है हमारा रिलीफ, जहाँ पर जो अर्थ है, ये जो सी लेवल है, उसके बाद ये जो प्लेन वाला लेवल है, यहाँ पर हम रहते हैं। ये जो प्लेटिव एंड माउंटेन्स है, राइट, तो ये जो प्लेन है यहाँ पर ज़्यादातर हमने अपना बसेरा जो है वो किया हुआ है ह्यूमन बींग्स ने, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर रिलीफ, जो कि अप्स एंड डाउन्स के बारे में बात करता है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अप्स एंड डाउन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। Mountains, plateaus and plains are the basic relief features playing an important role in the development। यानी कि माउंटेन, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज जो हमने अभी अभी देखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ लेइंग ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइंस एंड इन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो ये 3 चीज़ों के लिए माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फार्मिंग के लिए लेइंग ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइंस, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारा उसके लिए, और उसी के साथ साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के लिए भी। जब हम एक साथ सारे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, पालते हैं, अगर उसका हमको यूज़ करना है हमारे काम के लिए, तो कहीं ना कहीं हमको उनको डोमेस्टिकेट करना होता है, बेसिकली टेम करना होता है। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है।
Mountains are sparsely populated and plains, a large area of land, support densely population. तो जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, जो प्लेन्स हैं हम यहाँ पर लोकेटेड हैं, राइट, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, प्लेन्स में मिलेगा. इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रिलीफ. जितनी भी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है, ट्रेड एक्टिविटीज़ होती है, फैक्ट्रीज़ होती है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ भी आपके रिलीफ के ऊपर डिपेंड है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन साइट्स आर फाउंड इन द माउंटेनियस एरिया ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स. तो बेसिकली जब हम बात करते हैं हमारे एनर्जी की, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो होती है, इनकी जो साइट्स होती है जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो माउंटेन एरिया में ज़्यादा होती है, जहाँ पर हाई एल्टीट्यूड्स आपको मिलेंगे. Transport and communication facilities are easily developed at lower cost in plain areas. तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जो फैसिलिटीज़ है वो कहाँ पर हमको अवेलेबल करके मिलती है, इन लोवेस्ट ऑफ दी प्लेन एरिया. नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम हमारे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर, जहाँ पर बात होती है हमारे रॉक्स के बारे में. इट इज़ द कंपोजिशन ऑफ अंडरलाइंग रॉक्स इन अ रीजन. रॉक्स कंटेन सर्टन इकोनॉमिक मिनरल्स एंड हेंस सच एरियाज आर अट्रैक्टिव फॉर माइनिंग एक्टिविटीज़. हमने कई बार माइनिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बच्चों सुना होगा या कहीं पर देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, अपनी स्टडीज़ में हमने पढ़ा है माइनिंग एक्टिविटीज़ के बारे में. तो जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर क्या होता है, माइनिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, क्योंकि कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जिससे कहीं ना कहीं हम कुछ रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं वहाँ से. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक रॉक दिखा दूँ, यहाँ पर सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ रॉक, जहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़ जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि इनसे कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो हमको क्या करने होते हैं, डिराइव करने होते हैं. Okay, coming back to your geological structure, the countries having vast deposits of coal and especially oil and gas have dominated the world economy. यानी कि कंट्रीज़ जिनके पास ये जो हमारा वास्ट डिपॉजिट है, डिपॉजिट का मतलब होता है बहुत ह्यूज क्वांटिटी में अवेलेबिलिटी है कोल की और ऑयल एंड गैस की, हैव डोमिनेटेड, यानी कि सबसे ज़्यादा मार्केट को डोमिनेट, यानी इनके पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है. तो ये जो प्राइस चाहे जब भी चाहे उस प्राइस को चार्ज करके बेसिकली दूसरे कंट्रीज़ को सप्लाई कर सकते हैं. तो इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा ऑयल एंड पेट्रोलियम. उसके साथ साथ जो कंट्रीज़ दी है ओपेक की हमको वो है ईरान, इराक, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, अल्जीरिया एंड मेनी मोर. सो दीज आर सम ऑफ द कंट्रीज़ जहाँ पर हमको ऑयल एंड गैस की और कोल की जो डिपॉजिट्स होगी वो ह्यूज क्वांटिटी में अवेलेबल होगी. Now countries like Australia, Canada, France, Namibia have gained importance due to their richness in the uranium ore that is essential for the atomic power generation. तो बच्चों एटॉमिक पावर जनरेशन के लिए जो यूरेनियम की ज़रूरत होती है हमको, तो वो इन कंट्रीज़ के पास सबसे ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में क्या है, अवेलेबल है. तो दैट इज़ हाउ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री इज़ हेल्पिंग देम टू फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ दी रिसोर्सेज. ये जितने भी रिसोर्सेज हमको नेचर से अवेलेबल करके मिलते हैं, कुछ हम माइनिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू उन रिसोर्सेज को डिराइव करते हैं, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है. नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट. इट रेफर्स टू द जनरल कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, द एयर दैट सराउंड्स अस. तो हम अगर बात करें हमारे क्लाइमेट के बारे में, तो क्लाइमेट क्या होता है बच्चों, जो हमारा जनरल कंडीशन होता है एटमॉस्फेयर का, जो एयर जहाँ पर हम ब्रीथ कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट. इट इज़ द मोस्ट डोमिनेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल और फिजिकल एनवायरनमेंट. सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है नेचुरल और फिजिकल एनवायरनमेंट को कौन करता है, हमारा जो क्लाइमेट है वो करता है. It plays direct role in deciding the health condition of human beings and thereby the efficiency. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है और उसी के साथ साथ हेल्थ कंडीशन जो होती है ह्यूमन बींग्स की वो भी डिसाइड करता है. The temperature, humidity, winds, air pressure, rainfall are all the basic elements of climate. जब विंटर सीज़न होता है या मॉनसून होता है तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की हेल्थ जो होती है फिज़िकली वो भी अफेक्ट होती है. तो ये सारी चीज़ें जो होती है हमारे लाइफ में क्यों होती है, विद द हेल्प ऑफ क्लाइमेट, बिकॉज क्लाइमेट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न. तो क्लाइमेट का जो बेसिक एलिमेंट्स है वो बोला गया है टेम्परेचर के बारे में, उसी के साथ साथ ह्यूमिडिटी जो हवा में नमी होती है उसके बारे में, हवाएं जो होती है उसके बारे में, एयर प्रेशर के बारे में, रेनफॉल. तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों वो क्या है, वो हमारे क्लाइमेट के बेसिक एलिमेंट्स हैं, हमारे क्लाइमेट का एक हिस्सा है. There is a direct impact on the typical house types, clothing as well as
फूड हैबिट्स फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो हम अलग अलग अगर बच्चों हम देखो तो हर 4 कदम पर चाहे भाषाएं चेंज होती है, उसी के साथ साथ क्लाइमेट अगर अलग होगा तो कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट भी वहाँ के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप ऐसी जगहों पर चले जाओ जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर होगा अगर, तो वहाँ के लोगों को उस सर्वाइवल की आदत होती है। लेकिन आप जहाँ पर रहते हो अगर आप वहाँ से शिफ्ट होकर ऐसी जगहों पर जाओ तो आपको उतने टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की जो है वो आदत नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं आपको फिजिकली हेल्थ प्रॉब्लम उसकी वजह से हो सकती है। नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है चॉकलेट इंडस्ट्री नीड्स अ कूल एंड ड्राई क्लाइमेट। ओके, चॉकलेट इंडस्ट्रीज जो है या आइसक्रीम जो है उनको ऐसी जगहों पर ही मैन्युफैक्चर करके रखा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है जहाँ पर कूल एनवायरनमेंट या क्लाइमेट जो है वो कूल रहना चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट दैट वी हैव इज अ बायोटिक फैक्टर, जो कि हमारा लास्ट है, वो है हमारा एनर्जी। Energy received from the sun also forms a very important component of natural environment। ये जो एनर्जी की बात करते हैं हम, ये हमको कहाँ से मिलती है? सन की तरफ, सन के साइड से मिलती है। सन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी फॉर अस ऑन दी अर्थ सर्फेस। तो सन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है किसका? लाइट और एनर्जी का, रोशनी का, और उसके साथ साथ जो एनर्जी है तो उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो कौन है? सन है। इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स डायरेक्टली एंड एनिमल्स इनडायरेक्टली। तो जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है उसके लिए सन से जो एनर्जी मिलती है वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है, और एनिमल्स के ग्रोथ के लिए जो सन की एनर्जी है वो क्या करती है? इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। The solar radiation varies according to the season and this give rise to climatic changes and thereby changes in natural vegetation and crops। तो बेसिकली जो सोलार रेडिएशन होता है अकॉर्डिंग टू द सीजन, यानी सीजन जैसे जैसे सीजन होता है उसके हिसाब से सोलार रेडिएशन जो होता है जो कि राइज करता है किसको? क्लाइमेटिक चेंजेस को। धीरे धीरे क्लाइमेट में जो चेंजेस आते हैं, कभी टेम्परेचर आपको बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा, कभी टेम्परेचर आपको कम मिलेगा, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दीज सोलार रेडिएशंस एंड द क्लाइमेटिक चेंजेस एंड देयर बाय चेंजेस इन नेचुरल वेजिटेशन एंड क्रॉप्स। तो इसी की वजह से जो हमारी फार्मिंग्स होती है, जो हमारे वेजिटेशन होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, उसके ऊपर भी उसका अफेक्ट होता है। नेक्स्ट दैट वी हैव इज़ अबाउट आर बायोटिक कंपोनेंट्स। बच्चों बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में अगर हम बात करें जो कि हमारे सॉइल है, तो बेसिकली इट इज़ पार्टली लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो सॉइल जो है वो ऐसी चीज़ है, जो मिट्टी है वो क्या है? लिविंग कंपोनेंट्स में भी आती है, नॉन लिविंग में भी आती है। इट ऑकर्स एज अ थिन लेयर ऑफ लूज सेडिमेंट्स ओवर लैंड सर्फेस। थिन लेयर यानी कि जैसे आपने मिट्टी को देखा होगा तो बहुत ही लूज होती है, वो बहुत ही पतला सा लेयर होता है उसका, और ओवर लैंड सरफेस जो कि जमीन के ऊपर होता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्टिविटी लाइक फार्मिंग एंड हॉर्टिकल्चर। तो जो सॉइल है, जो मैंने आपको यहाँ आपके लिए एक पिक्चर पुटअप किया है, तो वो किस काम में आती है? बेसिकली फार्मिंग एंड हॉर्टिकल्चर के काम में आता है। इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो किस चीज़ से बनी है जो है ये जो हमारी मिट्टी है वो किस चीज़ से बनी है? स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसके, किसके? रॉक के। तो एक मिक्सचर होता है सैंड का और एक क्ले का, मिक्सड विद डिकम्पोज्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और उसी के साथ साथ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है उसके अंदर क्या होते हैं? डिकम्पोज्ड होकर भी मिक्स होते हैं। प्लांट्स यूज देयर रूट्स टू गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो जो प्लांट्स इस मिट्टी के ऊपर ग्रो करते हैं वो क्या करते हैं? किसका यूज़ करते हैं? मिट्टी का यूज़ करते हुए क्या करते हैं? पानी जो है वो लेकर आते हैं, और जितनी भी सॉइल से न्यूट्रिएंट्स है, जितने भी न्यूट्रिशन सॉइल के अंदर है, वो अपनी तरफ खींचकर लेकर आते हैं। सॉइल्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। दिस कैन बी अ बिग फैक्टर इन विच प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन अ सर्टेन एरिया। अब हर जगह की मिट्टी जो है वो क्या होती है? डिफ़र करती है। हर जगह की मिट्टी जो है वो क्या करती है? डिफ़र करती है, डिफरेंट होती है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है? कुछ प्लांट्स जो है या कुछ ट्रीज़ जो है, कुछ फ्रूट्स जो है, वो हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से क्या होते हैं बच्चों? वो चेंज होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो है हमारा वो है हमारा प्लांट्स। द नेचुरल वेजिटेशन ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज, बुशेस, ग्रास एंड क्लाइंबर्स। तो बेसिकली जो अलग अलग फॉर्म में होते हैं हमारे प्लांट्स, ट्रीज के फॉर्म में होते हैं, बुशेस होते हैं, ग्रासेस होते हैं, तो ये है हमारा नेचुरल वेजिटेशन जो नेचुरली अवेलेबल है। इट ग्रोज अंडर द सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन सच एज सनलाइट, वाटर सप्लाई एंड सॉइल कवर। तो ये एनवायरनमेंट जो है बच्चों वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या अवेलेबल होनी चाहिए? एक तो आ गया आपका सनलाइट,
फिर आता है आपका वाटर सप्लाई जो है वो मिलना ज़रूरी है उसके ग्रोथ के लिए, और सॉइल कवर। विदाउट सॉइल बीइंग अवेलेबल, कुछ प्लांट्स होते हैं जिसको सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है, जो पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, ट्रीज ऐसे होते हैं जिनको इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सनलाइट प्लस वाटर सप्लाई एंड सॉइल कवर। Oceans bottoms are also covered by another type of vegetation that thrives under sea water। अगर आपने देखा होगा तो सी वाटर के अंदर भी कई सारे वेजिटेशन होते हैं, प्लांटेशंस होते हैं जो कि ओशंस के एकदम डीपली अंदर होते हैं। द प्लांट्स लिव एंड ग्रो ऑन अकाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लांट्स जो है जो जीते हैं और ग्रो करते हैं तो किसकी मेहरबानी से ग्रो करते हैं, किसका प्रेजेंस होना ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनका एटमॉस्फेयर में होना ज़रूरी है, और उसी के साथ साथ जो है वो सनलाइट का भी होना ज़रूरी है। विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट एंड वाटर द प्लांट्स कैन नॉट ग्रो। They can form their own food through the process called photosynthesis। photosynthesis जो हमने सुना है बच्चों, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू उनका जो ग्रोथ है वो होता है, और उसी से प्लांट जो है वो अपना फूड, अपना खाना जो है वो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। एंड प्रोड्यूसेस कार्बोहाइड्रेट्स एज फूड फॉर मैन, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इसी के साथ साथ वो अपना खाना तो बनाता है, उसी के साथ साथ किसके लिए खाना बनाता है, मैन के लिए भी प्रोड्यूस करता है, एनिमल्स के लिए भी करता है, और उसके साथ साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, उनका भी जो खाना होता है वो प्लांट ही क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। Next biotic factors that we have is about animals. Most of the animals depend upon the plant growth as they are herbivorous like rabbit। जैसे आप यहाँ पर इमेज देख रहे हो, रैबिट जो है उसको बोला जाता है हर्बीवोरस। क्यों हर्बीवोरस एनिमल बोला जाता है उसको, क्योंकि वो जो है वो क्या खाता है, वेज फूड खाता है सिर्फ, तो कहीं ना कहीं वो वेज फूड उसके लिए प्लांट होता है, तो क्योंकि वो प्लांट बेस्ड फूड खाता है इसलिए वो हर्बीवोरस है। कार्निवोरस डिपेंड्स अपॉन अदर स्मॉलर एनिमल्स फॉर द सप्लाई ऑफ फूड, दे आर एनिमल ईटर्स। कार्निवोरस जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं हमारे एनिमल ईटर्स, जो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, क्योंकि वो उन एनिमल्स को खाते हैं। तो हर्बीवोरस आर वेजिटेरियंस, कार्निवोरस आर नॉन वेजिटेरियंस। Next, it says that man is both herbivorous and carnivore and is known as omnivore। तो बेसिकली मैन जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, वो सिर्फ कार्निवोरस में नहीं आएगा, वो हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैन जो है वो उसको क्या बुलाए जाते हैं, हमको बुलाया जाता है ओमनिवोरस, बिकॉज हम वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है। A large number of microorganisms include bacteria and fungi which break down the complex compounds of dead plants and animal। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि जिसके अंदर बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, जैसे एनिमल्स, अगर किसी एनिमल की डेथ हो गई तो उसकी बॉडी को पूरी तरीके से डिकम्पोज करते हैं, तो डिकम्पोज होने के बाद जितने उसकी बॉडी में जो बचे कुछ न्यूट्रिएंट्स थे वो कहाँ चले जाते हैं, फिर से मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो कंपाउंड्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इसी के साथ साथ जो डेड प्लांट्स भी होते हैं, जो प्लांट्स सूख जाते हैं या उसकी ग्रोथ के पहले ही उसको फंगाई या बैक्टीरिया जो है वो खा लेते हैं, तो अगेन उसका जो न्यूट्रिशन है वो किस में चला जाता है, मिट्टी के अंदर चला जाता है। ओके, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर बायोटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा बच्चों उसके अंदर हम हमारा मैन मेड एनवायरनमेंट जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हमने हमारा एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन देख लिया, उसका स्कोप देख लिया, और उसी के साथ साथ हमने नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसको फिजिकल एनवायरनमेंट भी बोला जाता है, वो हमने देख लिया, जिसके अंदर बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स है। नेक्स्ट लेक्चर बच्चों हमारा जो होगा वो मैन मेड एनवायरनमेंट पे होगा। इफ़ यू लाइक द लेक्चर, please do like, share and comment and stay tuned to our lectures. Thank you very much.